नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रालोमो की ओर से निकाली गई रैली में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा। विश्व स्तरीय सुविधा से बनाई जा रही मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन बना तस्करों का सेफ जोन। और पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने अवैध वसूली का वीडियो जारी करते हुए नगर आयुक्त को लिखा पत्र। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रालोमो द्वारा शहर में निकाली गई रैली में शामिल हुए रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र और राज्यों में संसदीय तथा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अगले साल संभावित परिसीमन को दक्षिण भारत के राज्य रोकने की साजिश रच रहे हैं, जिससे उत्तर भारत खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में प्रमंडल स्तरीय महारैली को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या होती है, लेकिन पिछले 50 वर्षों में इसे 2 बार रोका गया, जिससे उत्तर भारत को योजनागत फंड, सांसदों की संख्या और विकास कार्यों में भारी नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आज उत्तर भारत में एक सांसद औसतन 31 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दक्षिण भारत में यह संख्या मात्र 21 लाख है। इस असमानता के कारण सांसद विधायक कोटे से मिलने वाली राशि और जनसंख्या आधारित योजनाओं में उत्तर भारत को अपेक्षाकृत कम फंड मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि वह अपनी पार्टी के माध्यम से हमेशा जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में शिक्षकों की BPSC के माध्यम से हो रही बहाली के पीछे उनका ही पुरजोर प्रयास है। सबसे पहले उन्होंने ही यह मांग उठाई थी कि शिक्षकों की बहाली पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित होनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्ता में रहते हैं तो जनहित की बातें एजेंडे से बाहर हो जाती है, और जब विपक्ष में आते हैं तो डोमिसाइल नीति को लेकर शोर मचाने लगते हैं, जबकि यही लोग पहले इस नीति पर सहमति जता चुके हैं। कुशवाहा ने कहा कि वे पद के लिए जनहित से समझौता नहीं करते। उनकी राजनीति मुद्दों और विजन पर आधारित रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि आबादी के आधार पे परिसीमन होगा, हमने अपनी आबादी को कम करने का काम किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं, उन्होंने अपनी आबादी को कम करने का काम नहीं किया। भाइयों और मित्रों, यह पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है, पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है। जब से हिंदुस्तान में जनसंख्या की गिनती होने लगी, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था, 1881 में पहली बार जनगणना हुई। 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक उन राज्यों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। उस समय हम लोगों की संख्या, बिहार के लोगों की संख्या, हिंदी भाषी राज्यों की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि हम अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार थे। हमारे यहाँ महामारी, हमारे यहाँ भूखमरी, तो इसके चलते हमारी जनसंख्या उस समय नहीं बढ़ी, लेकिन उन राज्यों की संख्या बढ़ी। उनकी संख्या बढ़ी। 1881 से लेकर 1971 तक उनकी आबादी लगभग बढ़ते रही। 71 तक जब तक उनकी आबादी बढ़ रही थी, तब परिसीमन का लाभ उन्होंने ले लिया, और उस समय आजादी के समय तक हमारी आबादी नहीं बढ़ी, तो परिसीमन का लाभ उस समय हमको नहीं मिला। अब जब हमारी आबादी बढ़ने लगी है, तब करें कि परिसीमन को आगे भी रोक देना चाहिए। या तो यही बात हुई कि कहीं भोज हो रहा हो, और भोज में कुछ लोगों ने पंगत में बैठकर पूरा भरपेट भोजन कर लिया, और जब दूसरे लोगों की बारी आई तो कह रहे हैं कि अब पंगत ही नहीं लगेगा। भाइयों और मित्रों, जब उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, तब तो परिसीमन उनको स्वीकार था। उस समय हमारी आबादी नहीं बढ़ी थी।
अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमको हमारे संविधान के अधिकार से क्यों वंचित करने की बात हुई? भाइयों और मित्रों, हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा, हमको सजग होना पड़ेगा, नहीं तो भारत की सरकार पर अनर्गल दबाव बना रहे। संविधान ने लिखा है कि देश में कोई भी व्यक्ति हो सबका मूल्य बराबर होगा। हमारा संविधान यह अधिकार देता है, चाहे किसी का जन्म कर्नाटक में हो, किसी का बिहार में हो, किसी का महाराष्ट्र में हो, कहीं किसी का जन्म हो, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया, एक व्यक्ति एक वोट। देश में कहीं का नागरिक हो उसको एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट और उसके वोट का मूल्य बराबर। महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, बिहार उत्तर प्रदेश का हो, एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका मूल्य बराबर होगा। लेकिन आज जिस तरह से परिसीमन नहीं होने के कारण पिछले 50 वर्षों में जो स्थिति बन गई है, कहीं 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं। यह जो बिहार और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य है, यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं। और जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ 21 लाख लोग ही चुनकर एक एमपी भेज दे रहे हैं। कहाँ बराबर मूल्य हुआ? कहीं 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी एक प्रतिनिधि भेज देते हैं और कहीं का 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजता है। तो संविधान के हिसाब से पूरे तौर पे यह गलत है। और जनसंख्या आज हमारी बढ़ी है, यह बात ठीक है, लेकिन बढ़ी हुई आज की जनसंख्या के आधार पे अगर उन लोगों के स्तर को मान लिया जाए तो कल हम पर तो यह भी कहेंगे कहने वाले कि किसी परिवार में अगर 25 आदमी है और किसी परिवार में 5 आदमी है तो आज 5 की जनसंख्या के हिसाब से लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है और जिनके परिवार में 25 लोग हैं उनको 25 के हिसाब से राशन मिलता है। लेकिन अगर परिसीमन के संदर्भ में जो लोग तर्क दे रहे हैं कि बिहार इत्यादि राज्यों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली और हमने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है, उनकी बात को मान ली जाए तो इसका अर्थ हुआ कि कल कहेंगे कि 25 व्यक्ति किसी परिवार में है तो उसने 25 की संख्या बढ़ा ली और हम 5 ही आदमी परिवार में हैं, हमने संख्या नहीं बढ़ाई, तो दोनों को बराबर बराबर राशन दीजिए। मतलब 5 आदमी भी उतना ही राशन ले और 25 आदमी के परिवार में ही उतना ही राशन दी। इस तरह की व्यवस्था कहीं उचित हो सकती है क्या? नहीं उचित हो सकती है। और यही बात जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर कही जा रही, इसलिए यह तर्क पूरे तौर पे गलत है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनसंख्या बढ़ाने का आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है, हम बिहार उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के ऊपर लगाया जाता है। भाइयों और मित्रों, उनका कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाया, उस कार्यक्रम को दक्षिण के राज्यों ने अपना लिया और बिहार सहित हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं अपनाया। इसके लिए जनसंख्या बिहार इत्यादि की बढ़ रही है। हमने जिस समय शिक्षा का सवाल उठाया था बिहार में, आज राज्य की सरकार उन्हीं मांगों को मानते जा रही। हमने उसी समय कहा था कि अगर शिक्षा को ठीक करना है बिहार में तो जो टीचर की बहाली की प्रक्रिया है उसको बदलना पड़ेगा। हमने जो मांग रखी थी उसी मांग में यह बात शामिल थी कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई संस्था बनाकर हो। तो बीपीएससी से सीधे तौर पे आज बहाली राज्य की सरकार कर रही है। हमने जो कहा था एक नहीं, उनमें से अनेक मांगों को राज्य की सरकार ने हूबहू मान लिया है। और धीरे धीरे हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उस रास्ते पर चलते हुए नीतीश कुमार जी की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार होने लगा है। तो हमने इन सवालों को उठाया था। और जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं, छात्र नौजवानों की चर्चा करते हैं, अभी जो वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ, उस शिविर में कई मुद्दे हमने पार्टी के एजेंडा में शामिल किया, जिसमें परिसीमन वाला भी है। लेकिन गौर कीजिएगा, उसमें और मुद्दों के अलावा एक
मुद्दा जो छात्र नौजवानों से संबंधित है, उस मुद्दा को भी हमने लेने का। विश्व स्तरीय सुविधा से बनाई जा रही मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य के चलते सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टेशन परिसर में अवैध रास्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जंक्शन तस्करों और अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में रेलवे सुरक्षा बल और जिला पुलिस की छापेमारी के दौरान जंक्शन परिसर से प्रतिबंधित AK-47 राइफल, अवैध शराब, सोने चांदी के साथ ही मादक पदार्थों के अलावा मानव तस्करी से जुड़े कई मामलों का भंडाफोड़ हुआ है। बावजूद इसके स्टेशन से बाहर नए असुरक्षित रास्ते तस्करों और अपराधियों को मौके का फ़ायदा उठाने का मौका दे रहे हैं। पहले जहां मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रवेश और निकास के लिए केवल 3 अधिकृत रास्ते थे, वहीं अब निर्माण कार्य के दौरान कई अवैध और अनधिकृत रास्ते बन चुके हैं। इन रास्तों से बिना किसी जांच के लोग बाहर निकल जाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों की निगरानी प्रणाली पूरी तरह से विफल हो रही है। रेल थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने इस संबंध में बताया कि निर्माण कार्य के कारण कुछ अस्थायी परेशानियां हैं, लेकिन सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए विशेष गश्त दल तैनात किए गए हैं और जहां भी अवैध रास्ते बने हैं, वहां सादे कपड़ों में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फिलहाल निर्माण कार्य के कारण CCTV कैमरों की स्थापना संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही स्टेशन तैयार होगा, निगरानी तंत्र को पूरी तरह से सशक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व स्तरीय जंक्शन बनाने के लिए जंक्शन की पुरानी इमारत को ध्वस्त कर नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण के चलते स्टेशन परिसर में सुरक्षा संबंधित तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल ठप है। यदि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर जंक्शन को अपराधियों से मुक्त रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हाँ, सुरक्षा को लेकर के इसमें जो चूंकि विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण यहाँ रेलवे बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है, उस संबंध में जो भी कार्य हो रहा है RLDA के माध्यम से हो रहा है। हम लोग मौखिक तौर पे बोले हैं जो कट है, जहाँ तहाँ कट है, उसको दुरुस्त करने के लिए एक लिखित प्रतिवेदन भी हम लोग दे रहे हैं, ताकि निकासी की जो व्यवस्था या जाने वाली व्यवस्था जो है वो सीमित रहे, ताकि सुरक्षा के बिंदु पर हम लोग विशेष तौर पर देख सकें। संदिग्धों पर किस प्रकार की नजर रखी जा रही है? संदिग्धों के लिए जो भी हम लोग सिविल में भी हमारे जो कर्मी हैं वो जहाँ तहाँ इस चीज़ की निगरानी रख रहे हैं। बाकी हम लोग अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 और 5 जो प्लेटफॉर्म है उस पर कैमरा तक नहीं है सर, और जैसे स्टेशन पर बात हुई थी AI बेस्ड कैमरे लगाने, चूँकि अभी RLDA के माध्यम से एक कार्य कराया जा रहा है, जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो पाता है तब तक अभी असुविधा है लगाने में, लेकिन जल्द ही लगाया जाएगा। मनियारी मठ में समाहित है एक साथ हिंदू और सिख धर्म। देखिए यह रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी गांव स्थित मनियारी मठ देश का एक अनोखा धार्मिक स्थल है, जहां एक ओर राधा कृष्ण की पूजा होती है तो दूसरी ओर गुरु ग्रंथ साहिब को भी सम्मान श्रद्धा से प्रतिष्ठा किया गया है। यह स्थान हिंदू और सिख दोनों धर्मों की परंपराओं का अद्भुत संगम है। स्थानीय ग्रामीण मुकुल कुमार बताते हैं कि इस मठ की स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। माना जाता है कि जब सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने इस स्थान की यात्रा की थी, तब उन्होंने यहाँ रुककर अपने हाथों से एक ग्रंथ की रचना की थी। यह हस्तलिखित पांडुलिपि आज भी मठ में सुरक्षित रखी गई है और इसे सिख परंपरा में महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इस मठ से उदासी संप्रदाय का भी गहरा नाता है। गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र महाराज द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना के समय इस मठ को चुना गया था। इसी के साथ यह स्थान सिख मत के साथ साथ हिंदू धार्मिक परंपराओं का भी प्रमुख केंद्र बना। मठ के एक हिस्से में राधा कृष्ण का मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना 1928 में इस मठ के 11वें महंत दर्शन दास जी ने की थी। वे राधा कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने मंदिर का नया भवन भी उसी समय बनवाया था। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब को मंदिर के एक अन्य कमरे में ससम्मान स्थापित किया गया है। मठ परिसर में बाबा मनूराम जी की जीवंत समाधि भी स्थित है,
जो दर्शन दास जी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। श्रद्धालु उनके समाधि स्थल पर भी पूजा अर्चना करते हैं। मनियारी मठ की विशेषता यह है कि यहाँ सिख धर्म की दुर्लभ पांडुलिपियों में से एक मौजूद है। बताया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब की दुनिया में केवल 4 हस्तलिखित प्रतियां है, एक विदेश में और 3 भारत में, जिनमें अमृतसर, पटना और तीसरी मनियारी मठ में स्थित है। इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण देश विदेश से शोधार्थी यहाँ आते हैं और इस स्थल पर शोध करते हैं। यह मठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का जीवंत उदाहरण भी है। देखिए, मनियारी मठ जो है काफी पुराना इतिहास रहा है और गुरु नानक के द्वितीय पुत्र श्रीचंद महाराज के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। उससे पहले भी उस जगह पे गुरु नानक का आना जाना रहा है। यह मान्यता है कि स्वयं गुरु नानक भी उस जगह पे काफी दिनों तक निवास किए थे। श्रीचंद महाराज ने 16वीं शताब्दी के अंत में इस मठ की स्थापना की और वहाँ बहुत लंबा चौड़ा कैंपस है। नागा साधुओं का अखाड़ा था, नागा अखाड़ा गाछी भी मौजूद है बगल में, और उस कैंपस में ही जो नागा साधु थे वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रैक्टिस करते थे। और वहीं पे हस्तलिखित, जिसकी मान्यता है कि वो गुरु नानक ने यहाँ शुरू किया था और उसकी समाप्ति जो है गुरु ग्रंथ साहिब की समाप्ति गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। कई लेखों जो लिखा था उस समूह का एक समूह है गुरु ग्रंथ साहिब। तो एक हस्तलिपि पांडुलिपि, हस्तलिखित पांडुलिपि आज भी वहाँ मौजूद है। साथ ही हाथ से लिखा हुआ रामायण मौजूद है। तो ये काफी मैंने देश का पहला मठ लगता है जहाँ पे राधा कृष्ण के साथ साथ नहीं, देखिए देश में पहला है कि नहीं, बिहार का इकलौता मठ है जहाँ उदासी संप्रदाय भी है। एक व्यक्ति के जो धार्मिक गुरु थे मनोराम, उनकी समाधि भी है और साथ ही साथ राधा कृष्ण की मूर्ति भी है। अब तो राधा कृष्ण नाथ की बहुत प्रसिद्धि है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब का भी मतलब उनका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। हस्तलिखित उनका प्रतिलिपि राम बाबा का भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास, समाधि स्थल है। नागा साधु भी आते हैं। हाँ, नागा साधु भी मतलब आते रहते हैं, 12-12 साल पर आते रहते हैं। 100, 150, 200, 300 सिख लोग भी आते रहते हैं। और हम लोग को तो अपना संप्रदाय का, हर संप्रदाय के लोग यहाँ। पुराना मंदिर होगा, तो मंदिर है लगभग 100 वर्ष से ऊपर का है। 100 वर्ष, 150 वर्ष के लगभग। 28 में स्थापना हुआ था, लेकिन उससे पहले से भी 15वीं शताब्दी की बताते थे। हाँ, 15वीं शताब्दी। सिकंदरपुर चौक पर भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के बीच शरबत का वितरण किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए आज जिले के वार्ड नंबर 13 के सिकंदरपुर चौक पर राहगीरों के बीच निःशुल्क ठंडा पानी और रूह अफ़ज़ा से निर्मित शरबत का वितरण समाज सेवी ऋषि शाही और 94 विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा किया गया। गर्मी के मौसम में राहगीरों के लिए एक अनोखी पहल की गई, जिसमें शरबत का वितरण किया गया। इस पहल के तहत विभिन्न संगठनों और समय सेवकों ने सड़कों पर शरबत के स्टॉल लगाए और राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया। मौके पर डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, खासकर राहगीरों को। ऐसे में शरबत का वितरण करना एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि इस पहल के पीछे समय सेवकों की मेहनत और समर्पण है, जिन्होंने गर्मी के मौसम में भी राहगीरों के लिए शरबत का वितरण किया। उनकी इस पहल से न केवल लोगों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना भी बढ़ी। मौके पर ऋषि शाही, लाल जी, विकास कुमार, रोहन शाही, मिंटू अग्रवाल समेत कई समाजसेवी मौजूद रहे। जी, आज हमारी एक पहल है कि यहाँ पे जो इतनी भीषण गर्मी हो रही है, उसमें हमारे जो ऑटो चालक है, जो रोड पे जो रहने वाले लोग हैं, इतनी भीषण गर्मी जो झेल रहे हैं, उनको हमारी तरफ से एक पहल है कि उनको ठंडा शरबत पिला के उनको तृप्त किया जाए, उनके गले की उसको ठंडक मिले गले में उनको। हमारी छोटी सी पहल। जनजीवन काफी ज्यादा व्यस्त है, तो गर्मी से बचाव को लेकर के देखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। जितना हो सके पानी का सेवन करना है। उसी दिशा में हमारी एक छोटी सी पहल है कि मैं लोगों के पास जाऊं, लोगों को उनकी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लोगों से अपील क्या कुछ रहेगा गर्मी से बचाव के लिए? जितना हो सके गर्मी में बाहर ना निकले, अवश्य काम हो तभी आप घर से बाहर निकले और पानी का पूरा सेवन करें। जिले के अखाड़ा घाट रोड में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। आज जिले के अखाड़ा घाट रोड स्थित गंगा पेट्रोल पंप के बगल में शहर के चर्चित डॉक्टर AK दास द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई, जिनमें मेडिकल जांच, परामर्श और दवाओं का वितरण शामिल था। मौके पर डॉक्टर AK दास ने बताया कि इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 150 लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श दी गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कैंप से स्थानीय समुदाय के लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। लोगों ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पाया और आवश्यक उपचार प्राप्त किया। कैंप के आयोजन से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। स्वास्थ्य शिविर लगाकर हम आम जनता तक पहुंच रहे हैं और उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। जिले में कई प्रकार की समस्याएं आपको सामने आती हैं, जनस्वास्थ्य के द्वारा प्रत्याशी भी है। जी बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ कि बीमारी जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से नहीं होता है। बीमारी जो है कई बार आपके आसपास जो माहौल होता है उसमें जो कमजोरी और कमी होती है उसके कारण भी बीमारी का पैदाइश होता है। तो हम अगर शहर के अंदर गलियों में कूचों में घूमेंगे और बीमारी के कारणों को समझेंगे तभी तो बीमारी का। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने शहर में अवैध वसूली किए जाने का वीडियो जारी करते हुए नगर आयुक्त को पत्र लिखा। शहर में ऑटो और ई-रिक्शा से पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली का एक नया मामला पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने उठाया है। नगर निगम से तय स्थल के अलावा शहर के कई चौक चौराहे पर एक निजी एजेंसी के नाम का आई कार्ड लगाकर 2 तरह की रसीद दी जा रही है। इसके जरिए ऑटो व ई-रिक्शा से 10 से 30 रुपये तक की वसूली की जा रही है। ई-रिक्शा और ऑटो के साथ साथ मालवाहक वाहनों से भी राशि ली जा रही है, जबकि मालवाहक वाहनों से किसी भी तरह की वसूली की अनुमति नहीं है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। उन्होंने नगर आयुक्त विक्रम बिरकर को पत्र लिखकर मांग की है कि नगर निगम ऐसे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करे। ये मामला पहले से भी चलते आ रहा है, बीच में होता है, बंद होता है, लेकिन अब तो हद हो गया। नगर निगम इतना बड़ा भ्रष्टाचार पर उतर गया है जिसके बारे में कहने में कोताही हो रही है, कहने में हमको संकोच भी हो रही है कि अब क्या क्या बताया जाए। पहली बात तो अभी तो 2.5 साल होने जा रहा है, अभी तो कोई काम हुआ नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो है सो अभी देख रहे हैं लगभग 5-6 दिन से, बृहस्पतिवार, इसके पहले बृहस्पतिवार से देख रहा हूँ मैं कि हर एक चौक चौराहा पर, जितना भी मुजफ्फरपुर शहर में चौक चौराहा सार्वजनिक स्थल है वहां पर एनजीओ, नगर निगम जो एनजीओ गठन किए हुए उसके गुंडे मवालियों द्वारा बैच लगा के और माथा मुठा बांध के जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं सब गाड़ी को रोक के लाइन लगा के पैसा वसूल रहा है। और जब मैंने रसीद देखा तो रसीद पर किसी का मोहर नहीं, केवल मुजफ्फरपुर नगर निगम लिखा हुआ है, जिससे मुजफ्फरपुर नगर निगम की बदनामी हो रही है और किसी का ना साक्षात न कि साइन है। पहली बात तो यह है कि आप पैसा अवैध कैसे वसूल रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं नगर निगम के माननीय वार्ड पार्षदों से बात किया, नगर वार्ड पार्षदों को लेकर नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर माननीय महापौर महोदय से मेरा निवेदन रहेगा, अगर आपके बोर्ड में इस तरह का प्रस्ताव को पारित हुआ है कि टैक्स वसूलना है जनता से, जो मालवाहक गाड़ी है या जो गाड़ियां है जो शहर में आती है वो सुनना है, अगर इसका प्रस्ताव पारित आपके स्टैंडिंग में स्थायी समिति में पास हुआ हो, नगर में पास हुआ हो, तो आप सार्वजनिक करें, जनता भी देखे ना कि भाई हमारा माननीय महापौर किस तरह टैक्स वसूल रही है। एक तरफ पानी नहीं दे रहा है, एक तरफ जो है सो नाजायज ढंग से पूरा घर का टैक्स लग रहा है, पानी का टैक्स लग रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और तीसरा टैक्स, सब टैक्स वसूल रहा है। ये नाजायज है, गलत बात है, इसको हम नहीं चलने देंगे। एक वीडियो भी जारी किए हैं आप अवैध वसूली का। जी हाँ, आप देखिए उसमें गुंडा मवाली तरह पैसा वसूल रहा है नगर निगम और उसके एनजीओ का आदमी सब, और धमकी दे रहा है कि हम देख लेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर मेसर्स AK इंटरप्राइजेज नगर निगम 3 पहिया वाहन पार्किंग प्रवेश शुल्क के ठेकेदार ने बताया कि पूर्व मेयर के द्वारा लगाए गए पूरे आरोप बेबुनियाद है। नगर निगम द्वारा हम लोग के द्वारा 3 पहिया वाहन का ही चालान काटा जाता है। ठेकेदार के द्वारा पूर्व मेयर सुरेश कुमार पर आरोप लगाया है कि वो हमसे कहते हैं कि धंधा का 25% का प्रॉफिट हमें दिया जाए,
नहीं तो टेंडर आपका नगर निगम से कैंसिल करवा देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम के पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, अगर साबित हो गया तो मैं शहर छोड़ने को तैयार हूँ। देखिए, आप अच्छा कार्य करने जाएंगे तो आरोप तो लगते हैं, और सबसे बड़ी बात है, डिपेंड करता है आरोप कौन लगा रहा है। जो खुद टिपर घोटाला में फंस कर उनका मेयर पद गया, उन्होंने आरोप लगाया कि ये महिलाओं से वसूली करते हैं अवैध। उनका एक वीडियो जो हमारे स्टाफ को करे, इस पर्ची को दिखाओ, अवैध है, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। भाई अब निगम में रह चुके, निगम में पता कीजिए, सबसे महंगा टेंडर हमारा हुआ ऑटो का, हमें हक है काटने का। दूसरा उनका आरोप है महिलाओं को, सबसे पहली बात है महिलाओं को काटते नहीं है। और एक बात मुझे कहना है आपके चैनल के थ्रू, दरखास्त है मेरी, एक तरफ मोदी जी और नीतीश जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण, मतलब क्या है, पुरुष के बराबर। लेकिन आज भी रेलवे में जाइए, सीट रिजर्व फॉर लेडीज, कहीं जेंट्स के लिए नहीं रहता। बस में जाइए, सीट रिजर्व फॉर लेडीज। आप एक तरफ आगे बढ़ा रहे, एक तरफ पीछे कर रहे। हम तो खैर महिलाओं का नहीं काटते, लेकिन जब महिला कद बराबर करना चाहती है तो वो भी कटवाए। क्या वो पैसेंजर से पैसे नहीं लेती है? वो भी लेती है। तो ये आरोप तो लगते रहेंगे। मुझे सिर करने की जरूरत नहीं, मेरे पास कागज है, वो निगम में पता करे। और कुछ चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय हिंदू रक्षा सेवा द्वारा बैठक कर 7 दिनों तक चलने वाली भगवत कथा को आयोजन करने का निर्णय लिया। हिंदू रक्षा सेना द्वारा आमगोला स्थित जूही प्रीतम जी के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 5 जुलाई से 7 दिनों के लिए श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद हिंदू रक्षा सेना के राकेश पटेल ने कहा कि हम लोग हर वर्ष श्रीमद् भगवत कथा करवाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष भी धनौर छावनी को कथा स्थल के रूप में निर्मित किया जा रहा है और यहीं पर बाल कथावाचक पीयूष गिरी जी महाराज द्वारा कथा की रसधारा बहेगी। कथा करवाने के पीछे का उद्देश्य है कि सनातन धर्म की रक्षा हो और लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगे। कथा समिति द्वारा सभी लोगों के लिए उचित प्रबंध किया गया है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अन्य जगहों से आने वाले लोगों के लिए रहने खाने का प्रबंध किया गया है। हम लोग आशा करते हैं कि हमारी कमेटी इस भगवत कथा को सफल रूप से संचालित कर भक्ति रस की धारा को मुजफ्फरपुर जिले में बहाने का काम करेगी। हिंदू रक्षा सेना की एक बैठक आयोजित की गई है हमारे जूही प्रीतम जी के आवास पे। इस बैठक का उद्देश्य यही था कि हम लोग विगत कई वर्षों से प्रत्येक साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। इसमें हर साल हम लोग नए कथावाचक को मौका देते हैं और कथा कराने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में भक्ति भाव बना रहे, लोगों में आपस में प्रेम जगा रहे, धर्म के प्रति लोग सजग सतर्क रहे, उस धर्म में लोगों को आस्था जगती रहे। इसलिए हम लोग हर साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। यह कथा हमारा 7 दिन का होता है, 7 दिवसीय कथा होता है और इस कथा में दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके हम लोग रहने होने का भी उचित प्रबंध करते हैं। जो भी कथा स्थल पे आते हैं उनकी सुविधा का सारा ख्याल हम लोग करते हैं। हमारे जो वॉलेंटियर लोग हैं वो लोग इसकी निगरानी में भी रहते हैं। और कथा के आयोजन में अभी मीटिंग में अभी सब लोग तय किया है, तिथि निर्धारित कर दी गई है 5 जुलाई। 5 जुलाई से यहाँ कथा आरंभ होगा। कथा का जो स्थल है वो है पड़ा पोखर जय किशोर निवास धनौर छावनी। धनौर छावनी के नाम से यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, इसलिए इससे पूर्व भी हमने यहाँ कथा कराया है। इस जगह पे हम लोग अब दूसरी बार कथा करा रहे हैं, लेकिन इसी के आसपास हमने अभी तक 5-6 कथा हम लोग अभी तक करा चुके हैं। और कथा में हमारे नई टीम अभी बन गई है। टीम के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सबका सहयोग रहेगा। कथा 7 दिन कंटिन्यू चलेगा। कथा का समय हमारा है 5 से 8। अभी कथा में हमारे मुजफ्फरपुर के ही हैं, बाल लेके साधक हैं पीयूष गिरी महाराज, जो बहुत पुराने 300 साल पुराने मठ में अभी विराजमान हैं और अभी वो महंत भी है उस जगह के।
और अच्छे कथावाचक के रूप में उनको अभी देखा जा रहा है, इसलिए इस बार हम लोगों ने उनको मौका दिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास।
जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुरनी विधानसभा क्षेत्र में निषाद संघर्ष मोर्चा की बैठक में रंजीत सहनी को निषाद समाज के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। हमारा समाज जो है बहुत ही संकट से जूझ रहा है। सांसद विधायक हुआ करते हैं, समाज से जुड़ाव नहीं होने के कारण उसका समस्या का निदान नहीं हो पाता है। उनके बीच में से कोई सदन में नहीं पहुंचते हैं, तब तक उनका समाधान कल्याण नहीं हो सकता। बहुत 2025 यानी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे पार्टियों में खलबली सी मच गई है और तैयारी में जुट गए, वैसे में विधानसभा क्षेत्र में नेता अपने अपने क्षेत्रों में ताबड़तोड़ मीटिंग और मेहनत करना शुरू कर दी है। ऐसे में निषाद संघर्ष मोर्चा कुडनी विधानसभा क्षेत्र में ये तमाम हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये निषाद समाज के लोग हैं, निषाद संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में मतलब एक सोच तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस चुनाव को अपने समाज की दावेदारी पेश करें। हमारे साथ पूर्व मुखिया मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये निषाद संघर्ष मोर्चा की जो अहम बैठक की गई है, क्यों की गई है? इस बैठक का उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय भाई रंजीत सहनी जी विगत लोकसभा चुनाव 2024 से टिकट के दौर में लगे हुए हैं। संयोगवश जो है ना कि 2020 में महागठबंधन में कांग्रेस का सीट बन गया, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए। अगर महागठबंधन से इनको टिकट मिलेगा, ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए एकदम 2024 से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हर हाल में ही लड़ेंगे। और चुनाव जब लड़ेंगे तो हमारा जितने भी निषाद भाई है इनको मदद करेगा, खुल के मदद करेगा, इनको खुल के मदद करेगा। लोग निषाद समाज के लोग इनको खुल के मदद करेगा। इसके साथ अदर मतलब समाज के लोग भी लगे हुए हैं कि मैंने अभी जो बैठक हो रहा है, चूंकि कुडनी विधानसभा क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट एरिया बताया जा रहा है और तमाम लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तमाम जुड़ेंगे नहीं, सभी लोग चाह रहे हैं। हमारे कुरहनी प्रखंड के लोग चाह रहे हैं कि रंजीत सहनी जी को टिकट मिले, महागठबंधन से मिले, जो भी मिले, लेकिन पूरा मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ना है और सभी लोग इनको मजबूती से जो है ना कि इनके साथ खड़ा है। कुछ बुजुर्ग निषाद समाज निषाद संघर्ष मोर्चा के हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अरे हम बतलाए नहीं यार। नाम बताइए। राम लगे सहनी। ये निषाद संघर्ष मोर्चा की जो बैठक है, क्या सोच क्या उद्देश्य? अरे आपको तो 1 घंटा मैंने बोला है कि निषाद मोर्चा संघर्ष का अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी है। आपको और क्या बोले, हम लोग मैंने डिमांड किए हुए हैं कि मैंने रंजीत सहनी को मैंने टिकट दिया जाए। हम लोग सहनी के निषाद के और क्या निषाद संघर्ष मोर्चा की जो बैठक हुई है उसमें सभी लोग एक निर्णय लेकर ये तय कर रहे हैं कि आके रंजीत सहनी जी को किसी प्रकार कुडनी विधानसभा क्षेत्र से
टिकट मिले और ये मजबूती से अपनी। हमारे साथ रंजीत सनी से बात करेंगे। रंजीत जी, ये बताइए कि लगातार समाज में लोग निषाद संघर्ष मोर्चा की लगातार बैठक हो रही है, इसमें आम लोग भी चाह रहे हैं कि आप अपनी दावेदारी पेश करें, तो क्या कहेंगे इस पर कि किस पार्टी की ओर जाएंगे, क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं? देखिए, हमारा समाज जो है दबे कुचले पिछड़ा बहुत ही संकट से जूझ रहा है। भले ही जिला में सांसद विधायक हुआ करते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग नहीं होने के कारण, समाज से जुड़ाव नहीं होने के कारण उसका समस्या का निदान नहीं हो पाता है। और ये सब चीज़ को देखते हुए हमने ग्राउंड लेवल पर जब सर्वे किया तब देखा कि नहीं, जब तक हमारे स्थानीय और हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनके बीच में से कोई सदन में नहीं पहुंचते हैं, तब तक उनका समाधान कल्याण नहीं हो सकता। बहुत सारा चीज़ होता है, पैरवी से लेके बहुत सारा चीज़, जो कि उसके लिए आपको ताकत अपने आप में बनना होगा। तो हम कहीं ना कहीं इन लोगों की ताकत और इनकी आवाज़ बनकर सदन पहुंचकर और इनके हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहता हूं, जिसके लेकर यहाँ के समाजों के बीच हमने आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से आशीर्वाद लेने का काम शुरू किया हूँ। घर घर जाकर, हर पंचायत जाकर, और पहले अपने समाज के माता बहनों भाइयों से आशीर्वाद लेने का काम कर रहा हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद होगा तो हम आपके विधानसभा से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, जिस तरह से मैं हमारे समाज के अलावा और भी समाज के अनेकों समाज के लोग का जो सहयोग मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। और इस बार जी निश्चित रूप से हम पुरानी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देख सकते हैं ये रंजीत सनी जी है, लगातार पिछले कई वर्षों से राजनीतिक में अपनी एक धुरी तय कर चुके हैं और निषाद संघर्ष मोर्चा जो कि अब जिले में एक बड़ा सा संगठन बन चुका है और उनका नेतृत्व भी करते हैं और इस बार कुडनी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी भी पेश कर दिए हैं और आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से तमाम घरों में जाकर बड़े हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी लोगों से ये आशीर्वाद भी प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ निषाद संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सैनी जी। ये बताइए कि चूँकि कुडनी विधानसभा ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए, कुडनी विधानसभा से पिछले 2020 में हमारे समाज से अनिल सैनी जी हुए थे विधायक यहाँ, और कुडनी में हमारे समाज के 40,000 वोट है और यहाँ बहुत ही शिक्षित समाज है मेरा समाज। पहले से भी कुडनी में ही बहुत सारे काम किए हैं रंजीत सैनी जी, इसलिए हम वीरेंद्र सैनी जी अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी अपना समर्थन रंजीत सैनी जी को ही दिया है। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। महेश्वरी महासभा द्वारा महेश नवमी को 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री महेश्वरी सभा महिला एवं युवा संगठन के द्वारा महेश नवमी के 7 दिवसीय के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला अध्यक्ष राजश्री डागा ने कहा कि पहले दिन गौशाला में गायों का गुड़ चोखर, दूसरे दिन जवाहरलाल रोड में सत्तू वितरण, तीसरे दिन भगवान महेश का साहू रोड स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक, चौथे दिन मोतीझील में शरबत वितरण में, पाँचवें दिन लेप्रोसी मिशन में रोगियों के बीच नाश्ता, चाय एवं फल वितरण, छठे दिन राज तोस्नीवाल के निवास स्थान पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। 7वें दिन रविवार को स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिन भर का रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबकि एक अन्य सदस्य ने कहा कि सर्वप्रथम भगवान गणेश एवं महेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शोभा चंद मुद्रा एवं देवी लाल जी चांडक द्वारा दीप प्रज्वल किया गया। अंशिका शारदा वत्सल डागा पहल लाखोटिया द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। ज्योति गटानी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर किया गया भाव नृत्य सबको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। कपल गेम नाटक, बच्चों का डांस एवं अंताक्षरी का आयोजन किया गया।
हम लोग की महेश्वरी समाज द्वारा ये प्रोग्राम महेश उत्सव के लिए किया जाता है। हम लोग सब महेश की संतान है, इसलिए महेश नवमी मनाई जाती है। आज का दिन हम लोग के महेश्वरी लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हम लोग 7 दिन का प्रोग्राम करते हैं, इसमें साप्ताहिक प्रोग्राम। इससे पहले दिन हम लोग गाय को गुड़ चोकर, सत्तू वितरण, शरबत पिलाना, शिव जी का अभिषेक और प्लस लास्ट में हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। इसका बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। इसमें हम लोग अपने मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत करते हैं और बच्चों को गेम खिलाना, बड़ों का गेम, समाज द्वारा कुछ बच्चों का कार्यक्रम, इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम भी करते हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने अपने 27 और 28 जून को महिला संगठन की तरफ से भव्य मेला का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग एकजुट महिलाएं होके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेला लगाने जा रही हैं, ताकि अपने मुजफ्फरपुर की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल सके एक ही जगह। समाज की उत्पत्ति 5158 साल या 5158वां वर्ष हम लोग महेश नवमी मना रहे हैं। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति महेश नवमी ज्येष्ठ शुक्ला नवमी के दिन हुई थी। हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके अंदर 7 दिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक छोटे छोटे कार्यक्रम किए थे। और आज एक बृहद रूप पर के महेश्वरी समाज मुजफ्फरपुर के द्वारा सभी महिला युवा एवं युवा संगठन मिल करके हम लोग ये आज सांस्कृतिक रंगारंग एवं मनोरंजक कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह 12 बजे से हम लोगों ने महेश वंदना, गणेश वंदना के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया और उसके पश्चात बच्चों का डांस और हौसी का कार्यक्रम है, बच्चों के द्वारा म्यूजिकल चेयर वगैरह। महेश बाबू चौक पर मुजफ्फरपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने महेश बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुजफ्फरपुर के जुअन छपरा स्थित महेश बाबू चौक पर स्वर्गीय महेश प्रसाद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर 94 विधानसभा मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ महेश बाबू के प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनको याद किया। वो बिहार सरकार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू की सरकार में पहले सहकारिता मंत्री बने थे। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला और बिहार और शहर की राजनीति में उनके योगदान और शहर को दिए गए उनकी उपलब्धि को लोगों ने याद किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि स्वर्गीय महेश बाबू की 125वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाए, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और महेश बाबू के लिए सच्चा सम्मान ही यहाँ सैकड़ों लोगों को खींचकर यहाँ तक लाए हैं। इस मौके पर डॉक्टर गौरव वर्मा, संजीव रंजन, विवेक कुमार समेत शहर के कई गणमान्य लोग सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। सभी ने महेश बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। 25वीं पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं और काफी हर्षोल्लास से यहाँ पे उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है और उनके आदर्शों को हम लोग अपने जीवन में लाएं, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात होगी, यही हम लोग के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। जी आज हमारे मुजफ्फरपुर के खासकर जुरन छपरा के सारे प्रबुद्ध जन, हमारे भैया सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और काफी अच्छा यहाँ पे उत्साह भी लोग महेश बाबू जी के प्रति सब लोग का आदर सम्मान सब लोगों को खींच के यहाँ पे लाया है। उम्मीदवार के तरफ से किया गया है, जिसमें हम लोग सहयोग बस उनका साथ देने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद से। अब आगे इनकी शक्ति मिले कि ये और आगे अच्छे ढंग से विजय पथ पे चले। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।